हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के एक भाग मस्तिष्क की संरचना के बारे में स्टडी किया था। ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसके प्रमुख दो भाग हैं, पहला ब्रेन या मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। तो पिछले लेक्चर तक हम ये पढ़ चुके हैं कि मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं, मस्तिष्क के विभिन्न भागों के क्या क्या कार्य होते हैं। इसके अलावा तीन प्रकार का हमने तीन भागों में मस्तिष्क को डिवाइड किया था, एक अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क, एक पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो था उसके अंदर दो भाग थे, एक सेरेब्रम था, दूसरा जो भाग था उससे जुड़ा हुआ था वो था डाइएन्सेफेलॉन, जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं। सेकंड मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना भाग था, सेकंड जो उसका भाग था सेरेब्रल पेंडुलकल था। थर्ड जो पश्च मस्तिष्क था उसमें मेडुला ऑब्लांगेटा वाला भाग था, एक पॉन्स बैरोलाई भाग था, एक सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क वाला भाग था। आज हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे जिसे स्पाइनल कॉर्ड या हिंदी में मेरुरज्जु कहा जाता है। अब मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड सिंपल से वे में यदि हम बोले तो मस्तिष्क जो भाग था उससे जुड़ी हुई स्ट्रक्चर है। ये जैसे ब्रेन वाला भाग है, इससे जुड़ी हुई जो संरचना है वो स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु है। शरीर के विभिन्न भागों से जो भी संदेश है उनको मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क से मिलने वाले जो मैसेजेज है, संदेश है, उनको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। यानी मस्तिष्क डायरेक्ट शरीर के विभिन्न अंगों पर कंट्रोल नहीं रखता है, मस्तिष्क मेरुरज्जु की सहायता से शरीर के विभिन्न अंगों की क्रियाओं को कंट्रोल करता है। इसकी जो स्थिति होती है, जो ब्रेन वाला भाग है उसमें नीचे एक ब्रेन स्टेम पढ़ा था हमने, जो पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क मिलकर बनाते हैं, उस जगह से जुड़ा हुआ होगा। और नीचे जो हमारा लोअर बैक वाला भाग है वहां पर ये मेरुरज्जु की संरचना जो है वो समाप्त हो जाती है। लास्ट पार्ट इसका हमारे लोअर बैक वाले भाग में समाप्त होगा। एक थिक बंडल होता है नर्व्स का। ये जो मेरुरज्जु पाया जा रहा है हमारे शरीर के अंदर, यह नर्व्स का एक थिक बंडल है, थिक बंडल ऑफ नर्व्स। यानी बहुत सारी तंत्रिकाएं आपस में मिलकर इस मेरुरज्जु का या स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण करती है। केवल एक कॉर्ड नहीं है, बहुत सारी तंत्रिकाओं के मिलने से स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु का निर्माण होगा। ब्रेन से स्टार्ट होता है, ब्रेन के निचले भाग से, और हमारा जो लोअर बैक वाला भाग जो है उसके अंदर ये समाप्त होगा। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये पाया जाता है, कशेरुक दंड के अंदर या वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये पॉजिटेट होता है या स्थित होता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, जो ये स्पाइनल कॉर्ड है एक तरह की इलेक्ट्रिक वायर के समान स्ट्रक्चर होती है। स्पाइनल कॉर्ड एक इलेक्ट्रिक वायर के समान स्ट्रक्चर है, एक इलेक्ट्रिक वायर। जैसे हमने तार देखे, कोई बिजली वाला मोटा तार होता है, उस तरह की ये स्ट्रक्चर है। इसके अंदर बहुत सारे, जैसे मोटे वायर के अंदर बहुत सारे वायर होते हैं, उस तरह की इसके अंदर तंत्रिकाएं या नर्व्स पाई जाएंगी। और यह संदेशों को ब्रेन और बॉडी के बीच लाने और ले जाने का कार्य करता है। कार्य इसका क्या है? जो भी मैसेज या संदेश हैं उनको मस्तिष्क से शरीर तक ले जाना, या शरीर के जो मैसेज है उनको मस्तिष्क तक या ब्रेन तक लाने का कार्य मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। एक इलेक्ट्रिक वायर के समान है जो सिग्नल्स को या संदेशों को मस्तिष्क से बॉडी, शरीर के विभिन्न अंगों तक और शरीर के विभिन्न अंगों से संदेशों को मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करता है। इसके बाद जैसे ब्रेन के अंदर हमने पढ़ा था कि उसकी सुरक्षा के लिए स्कल पाया जाता है, कुछ झिल्लियों का आवरण पाया जाता है, उसी प्रकार से जो ये मेरुरज्जु है इसकी सुरक्षा के लिए भी
एक आवरण या एनवलप पाया जाता है। एक आवरण उपस्थित होगा, एक आवरण या एनवलप बोल सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि एक वर्टिब्रल कॉलम पाया जा रहा है। यानी जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है या कशेरुक दंड है, उसके अंदर एक कैनाल मिलती है, कशेरुक दंड, और कशेरुक दंड वाले भाग में एक कैनाल मिलेगी जिसे बोलते हैं न्यूरल कैनाल, और इस न्यूरल कैनाल में मेरु रज्जु स्थित होता है। यानी वर्टिब्रल कॉलम दिखाई दे रही है हमें, इसके अंदर जो जगह बनी हुई है वो न्यूरल कैनाल है, और उस न्यूरल कैनाल के अंदर मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड स्थित होगा। और इस कशेरुक दंड के द्वारा, न्यूरल कैनाल के द्वारा इस मेरु रज्जु को या स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने का कार्य किया जाता है। इसको सुरक्षा देने का कार्य इस न्यूरल कैनाल और कशेरुक दंड संरचना के द्वारा किया जाता है। जैसे मस्तिष्क में स्कल भाग पाया जा रहा था, स्कल सुरक्षा देता है, वैसे मेरु रज्जु की सुरक्षा के लिए कशेरुक दंड और न्यूरल कैनाल पाए जाते हैं। इनके द्वारा इसको प्रोटेक्शन या सुरक्षा दी जाती है। इसके बाद इसके अंदर यदि हम बात करें कि कितने प्रकार की तंत्रिकाएं इसके अंदर उपस्थित होगी, तंत्रिकाओं के बारे में अभी हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी नॉर्मल वे में हम बोले तो इसके अंदर जो है 31 जोड़ी नर्व्स या तंत्रिकाएं पाई जाती है। 31 जोड़ी तंत्रिकाएं इसके अंदर प्रेजेंट होंगी, 31 जोड़ी नर्व्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। कौन कौन से भाग में होती है? पहला भाग है सर्विकल, जिसे ग्रीवा भाग हम बोल सकते हैं, गर्दन वाला भाग, सर्विकल भाग, या इसे बोला जाता है ग्रीवा वाला भाग। सेकंड थोरेसिक, थोरेसिक भाग को हम हिंदी में बोलते हैं बक्ष वाला भाग। तीसरा लंबर, लंबर कटी या कमर वाला भाग। सैक्रल भाग को बोला जाता है त्रिक भाग, और कॉक्सिजियल भाग को बोला जाता है अनुत्रिक भाग। इनमें से ग्रीवा वाले भाग के अंदर 8 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जा रही है। ग्रीवा वाले भाग के अंदर जो तंत्रिकाओं की संख्या है वो कितनी है? 8। बक्ष वाले भाग के अंदर तंत्रिकाओं की संख्या है 12 जोड़ी। कटी या लंबर वाला जो भाग है उसके अंदर 5 जोड़ी नर्व्स पाई जाती है। त्रिक या सैक्रम वाला जो भाग है उसके अंदर बहुत सारी तंत्रिकाएं आपस में मिल जाती हैं, 5 जोड़ी तंत्रिकाएं इसके अंदर पाई जाएंगी, और 1 जोड़ी तंत्रिकाएं अनुत्रिक वाले भाग के अंदर पाई जाती है। तो 12 और 8 20 और 10 30 और 1 31 टोटल, बट इस मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है। इन 31 जोड़ी तंत्रिकाओं में से 8 जोड़ी तंत्रिकाएं ग्रीवा भाग के अंदर उपस्थित होंगी, 12 जोड़ी तंत्रिकाएं बक्ष भाग या थोरेसिक भाग के अंदर उपस्थित होंगी, 5 जोड़ी तंत्रिकाएं कटी या कमर भाग के अंदर उपस्थित होंगी, 5 जोड़ी तंत्रिकाएं सैक्रल या कमर से नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें स्थित होंगी, और 1 जोड़ी तंत्रिका अनुत्रिक भाग में स्थित होती है। लास्ट जो हमारा भाग है इस मेरु रज्जु का वो अनुत्रिक होगा, वहां पर 1 जोड़ी नर्व्स या तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो 31 जोड़ी नर्व्स या तंत्रिकाएं मेरु रज्जु के अंदर पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो स्पाइनल कॉर्ड है यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग होता है। अभी बताया था हमने पहले कि मस्तिष्क और मेरु रज्जु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। तो स्पाइनल कॉर्ड केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस का भाग होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सीएनएस का भाग है। इस सीएनएस का निर्माण 2 स्ट्रक्चर कर रही है। एक स्ट्रक्चर ब्रेन या मस्तिष्क, और दूसरी स्ट्रक्चर का नाम है स्पाइनल कॉर्ड, या इसे हम मेरु रज्जु बोल सकते हैं। तो ब्रेन जो सीएनएस का भाग है यह विभिन्न प्रकार के जो विचार हैं उनको प्रोसेस करने वाला स्थल होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो भी उद्दीपन मिल रहे हैं उनके मतलब को समझने वाला स्थल होता है, और जो भी हमारे फिजिकल मूवमेंट होते हैं, जो भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं उसको कंट्रोल करने वाला भाग ब्रेन होता है।
लेकिन ब्रेन तक बॉडी के विभिन्न संदेशों को पहुंचाने का कार्य मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। यानी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होगी, लेकिन शरीर और मस्तिष्क के बीच कम्युनिकेशन का कार्य या शरीर से मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से मैसेज को बॉडी तक पहुंचाना, यह कार्य मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु मस्तिष्क से विभिन्न संदेशों को शरीर के अंगों तक पहुंचाता है, शरीर के अंगों से मैसेजेस को या संदेशों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। यानी दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन है या संचार का जो कार्य है वह मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किया जाता है। और इसी कारण से जब स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो जाती है, किसी दुर्घटना में यदि मेरुरज्जु के अंदर कोई चोट लग जाती है, तो ब्रेन के और शरीर के अंगों के कार्य रुक जाते हैं, क्योंकि जो मैसेजेज है वह शरीर के अंगों से मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेंगे और मस्तिष्क जो मैसेजेज को भेजेगा वो मैसेजेज शरीर के विभिन्न अंगों तक नहीं पहुंचते हैं। तो चोट लगने पर ब्रेन का काम करना बंद कर देना या शरीर के अंगों का काम करना बंद कर देना इस कारण से होगा क्योंकि जो मैसेजेज है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते हैं और जो ब्रेन से मैसेज मिलेंगे वो बॉडी के अंगों तक नहीं पहुंचेंगे। नेक्स्ट बंडल ऑफ नर्व्स होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि थिक बंडल ऑफ नर्व्स है, यानी जो ये एक स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रही है इस तरह की हमने बना रखी है, इसके अंदर बहुत सारी तंत्रिकाओं के तंत्रिकाएं जुड़ी रहती है। इस तरह से बहुत सारी तंत्रिकाएं जुड़ी रहेंगी, इनसे भी ब्रांचेज निकलेगी। इस तरह का पूरा बंडल ऑफ नर्व्स से बना हुआ ये स्ट्रक्चर होगा। मेरुरज्जु केवल एक कॉर्ड नहीं है बल्कि यह नर्व्स का एक पूरा का पूरा बंडल होता है जो पूरे शरीर से संदेशों को, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो संदेश है उनको ट्रांसपोर्ट करने का, उनको परिवहन करने का कार्य करता है। बेस ऑफ ब्रेन से स्टार्ट होता है, ये ब्रेन का बेस वाला पार्ट है। ये जो हिस्सा हम देख रहे हैं ब्रेन का बेस वाला हिस्सा है। इस बेस वाले हिस्से से यह स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होगा। नीचे हमारी जो बैकबोन या रीढ़ की हड्डी है या वर्टिब्रल कॉलम जो है, ये जो दिखाई दे रही है हमको, ये वर्टिब्रल कॉलम इसके अंदर गति करेगा। ब्रेन के बेस या आधार से स्टार्ट होता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर नीचे की तरफ गति करता है और हमारी फर्स्ट और सेकंड जो लंबर वर्टिब्री है, यहाँ पर ये हमको दिखाई दे रही है लंबर वर्टिब्री या कटी वर्टिब्री जो पाई जा रही है, फर्स्ट और सेकंड लंबर वर्टिब्री के बीच में यह समाप्त हो जाता है। यानी इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ब्रेन के बेस से स्टार्ट होता है, ब्रेन के आधार से स्टार्ट हुआ, आधार से प्रारंभ होता है। इसके बाद किसके अंदर जाता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, या हिंदी में बोले तो कशेरुक दंड के अंदर जाता है। और हमारी जो कशेरुक दंड की फर्स्ट व सेकंड कटी कशेरुकाएं जो है, कटी कशेरुका के यहाँ पर यह समाप्त हो जाता है, के मध्य जाकर समाप्त हो जाएगा। तो इसकी पूरी पोजीशन है, ब्रेन के आधार भाग से स्टार्ट होगा, कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम में नीचे की ओर जाएगा और फर्स्ट और सेकंड जो लंबर वर्टिब्री या कटी कशेरुकाएं हैं वहां पर जाकर यह समाप्त हो जाता है। ये इसकी पूरी पोजीशन है, कहां से स्टार्ट होगा और कहां पर ये समाप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से मैसेज बॉडी तक ले जा रहा है, बॉडी से मैसेज कहाँ तक ले जा रहा है, ब्रेन तक ले जा रहा है। इसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर अनेक प्रकार के स्टिमुलस सेंटर या रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लें, इसके अंदर पेन के या दर्द के रिसेप्टर पाए जाएंगे, रिसेप्टर या ग्राही उपस्थित होते हैं। विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के ग्राही मेरुरज्जु के अंदर पाए जाते हैं। मेन काम तो इसका सिग्नल्स को ले जाना है, उसके अलावा विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों के जो ग्राही हैं वो इसके अंदर उपस्थित होते हैं। विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण इन रिसेप्टर्स के द्वारा या ग्राही के द्वारा किया जाता है। जैसे एग्जांपल पेन है, स्टिमुलस
उसके ग्राही इसके अंदर पाए जाएंगे। अनेक रिसेप्टर इस प्रकार के उपस्थित होते हैं। और इसमें से स्टार्टिंग में जैसे ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाई है, तो इसमें पहले 2 ब्रांच निकलती है। इन 2 ब्रांच के बाद इन ब्रांचों से बहुत सारी ब्रांच निकलेगी, और ये ब्रांच हमारे पूरे शरीर के अंदर डिवाइड होती है। पूरे शरीर के अंदर इन ब्रांचेज को भेजा जाता है। यानी इससे जो शाखाएं निकल रही है, 2 प्रमुख तंत्रिकाएं निकलेंगी। जोड़ी में भी हमने पढ़ा है, 2 प्रमुख तंत्रिकाएं निकली, वो आगे बहुत सारी शाखाओं में विभाजित हो जाएगी। और जब ये शाखाओं में विभाजित हो जाती है तो इनके द्वारा ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण किया जाता है। यानी प्रमुख जो इसकी 2 शाखाएं हैं, 2 शाखाओं को हम रेड से इग्नेट करें, ये इसकी 2 प्रमुख शाखाएं हैं, इनसे अनेक ब्रांचेज निकलती है, और ये ब्रांचेज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स को बनाने का कार्य करती है, और यही ब्रांचेज बॉडी के सभी भागों के अंदर डिवाइड होगी। तो स्मॉल स्मॉल फाइबर नर्व्स इसके अंदर से निकलती है, पूरे शरीर के अंदर जाती है, वहाँ पर से मैसेज को लेती है, कम्युनिकेशन करने के अंदर ये हेल्प करती है। तो इसी से निकलने वाली तंत्रिकाओं से, प्रमुख तंत्रिकाओं से अनेक छोटी छोटी स्मॉल फाइबर्स या रेशे निकलते हैं, जिनके द्वारा परिधीय तंत्रिका तंत्र या पीएनएस का निर्माण किया जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस को बनाने में इससे निकलने वाली तंत्रिकाएं सहायक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जो स्पाइनल कॉर्ड है वह नर्व सिग्नल्स का सेंट्रल है। वो नर्व जो सिग्नल है, नर्व सिग्नल्स का सेंट्रल हब होता है, केंद्रीय हब होता है। अब सेंट्रल हब या केंद्रीय हब का मतलब क्या है? यानी बहुत सारी सूचनाएं इस स्पाइनल कॉर्ड में आती है। यानी हाथ से आने वाली सूचना भी इसी में आएगी, पैर से आने वाली सूचना भी इसी भाग के अंदर आएगी, एब्डोमिनल वाले भाग से इसी के अंदर आएगी, हमारी थाई वाले भाग से सूचना भी इसके अंदर आएगी, फिंगर्स से सूचना इसके अंदर आएगी, हथेली वाले भाग से सूचना इसके अंदर आएगी। यानी इसी जगह पर आकर सभी सूचनाएं इकट्ठी होती है। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड को नर्व सिग्नल का केंद्रीय हब या सेंट्रल हब बोला जाता है। यह नर्व सिग्नल्स का सेंट्रल हब होता है। यहाँ पर सारी जो बॉडी है उससे विभिन्न प्रकार की सूचनाएं यहाँ पर आकर इकट्ठी होती है, इसलिए इसे सेंट्रल हब के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्पाइनल कॉर्ड है वह सारे निर्देशों को ब्रेन से नहीं लेता है। यानी ब्रेन से कुछ संदेशों को लेता है, कुछ कमांड्स को लेता है, कुछ निर्देशों को लेता है, लेकिन सारे कमांड स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से प्राप्त नहीं करता है। कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो इसके द्वारा बिना ब्रेन से कमांड प्राप्त किए ही संपन्न हो जाती है। इसका एग्जाम्पल होता है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया या जो रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं, इनके लिए यह ब्रेन से किसी भी प्रकार का मैसेज प्राप्त नहीं करेगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं को ऐसी क्रियाएं जिनके अंदर बिना कुछ सोचे समझे जो क्रियाएं संपन्न होती है, यानी जहां हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, बिना सोचे समझे जिन क्रियाओं को संपन्न करते हैं उन्हें प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। या किसी उद्दीपन के लिए होने वाली जो अनुक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें यह डायरेक्टली मसल्स को सिग्नल भेज देता है और वह प्रतिवर्ती क्रियाओं को संपन्न करेगी। तो ऐसा नहीं होता है कि सारे कमांड ये ब्रेन से प्राप्त करे। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, जैसे एग्जांपल प्रतिवर्ती क्रिया, जिसके अंदर यह खुद ही मैसेजेस को मसल्स को भेजता है और उसके अकॉर्डिंग मसल्स अपना काम करती है। एग्जांपल इसका, जैसे हम चल रहे हैं रास्ते में, कांटा यदि हमारे पैर के अंदर लगता है तो हम तुरंत उस पर कांटे पर से पैर को हटा लेते हैं नुकीली वस्तु के चुभने पर।
तो ये प्रतिवर्ती क्रिया है। इन प्रतिवर्ती क्रियाओं को स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। मेरुरज्जु ही खुद ही इन क्रियाओं को प्रोसेस कराएगा। इसका ब्रेन, इन क्रियाओं में ब्रेन का योगदान नहीं होता है। मेरुरज्जु डायरेक्ट जो भी मसल्स या पेशी है पैर की उसको मैसेज भेजेगा और उस मैसेज के अकॉर्डिंग उस मसल्स या पेशी के द्वारा पैर को ऊपर उठाया जाता है। तो यह सारे कमांड ब्रेन से प्राप्त नहीं करता है। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी के अंदर मिलने वाली ऐच्छिक क्रियाओं, ऐच्छिक क्रियाओं को भी कंट्रोल करेगा, जिन्हें वॉलेंटरी मूवमेंट बोलते हैं। इनके अलावा अनैच्छिक क्रियाओं, इनवॉलेंटरी मूवमेंट जिनको बोला जाता है, का नियंत्रण करता है। यानी दोनों प्रकार की क्रियाओं, ऐच्छिक क्रिया वॉलेंटरी मूवमेंट्स और अनैच्छिक क्रिया इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स, इन दोनों को कराने में या संपन्न कराने में स्पाइनल कॉर्ड सहायक होता है। जैसे ऐच्छिक क्रिया का उदाहरण है, मैंने पेन को हाथ में पकड़ रखा है, मेरी इच्छा है तो मैं इसे छोड़ दूंगा, ऐच्छिक क्रिया है, इसको हम ऐच्छिक क्रिया बोलेंगे। दरवाजे को खोलना या बंद करने की जो प्रोसेस है वो ऐच्छिक क्रिया है। चम्मच को पकड़ना या छोड़ देना एक ऐच्छिक क्रिया है, उसको कंट्रोल करने में सहायता करेगा। अनैच्छिक क्रियाओं के एग्जाम्पल है, हार्ट का धड़कना है, डायफ्राम का मूवमेंट है, हमारे जो ब्लेडर है या मूत्राशय है उसके अंदर संकुचन की क्रिया है, वो अनैच्छिक क्रिया है, इनवॉलेंटरी मूवमेंट है। तो इस प्रकार एक ही ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार की क्रियाओं का कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि ये मैसेजेस को ले जाने का काम करेगा ब्रेन तक। इसलिए ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों क्रियाओं को नियंत्रित करने में मेरुरज्जु सहायक होता है। मेरुरज्जु रेस्पॉन्सिबल होता है, मेरुरज्जु जिम्मेदार होता है। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के अंदर दो प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं। एक होता है ग्रे मैटर और दूसरा होता है व्हाइट मैटर। मस्तिष्क में और मेरुरज्जु में दो प्रकार के द्रव्य या तरल पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें हम ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर बोलते हैं। हिंदी में इन्हें धूसर द्रव्य और इसे बोला जाता है श्वेत द्रव्य। तो ये दोनों प्रकार के द्रव्य ब्रेन में भी उपस्थित होंगे, मस्तिष्क में भी उपस्थित होंगे, लेकिन ब्रेन के अंदर ये अलग स्थानों पर उपस्थित होते हैं और ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर अलग स्थानों पर उपस्थित होते हैं और मेरुरज्जु के अंदर अलग स्थानों पर उपस्थित होते हैं। मस्तिष्क की हम बात करें तो उसमें ग्रे मैटर या धूसर द्रव्य मस्तिष्क में बाहर की ओर मिलता है। ब्रेन के अंदर यह बाहर की ओर मिलेगा और व्हाइट मैटर जो है ब्रेन में वो कहाँ पाया जाता है, अंदर की ओर पाया जाता है। जबकि मेरुरज्जु के अंदर धूसर द्रव्य जो है वो अंदर की ओर मिलेगा और व्हाइट मैटर या सफेद श्वेत द्रव्य जो है वो बाहर की ओर पाया जाता है। यानी ब्रेन की बात करें इसकी तो इसमें बाहर की तरफ ग्रे मैटर मिलेगा, अंदर की तरफ इसमें व्हाइट मैटर मिलेगा। जबकि मेरुरज्जु के अंदर क्या होगा, अंदर की तरफ ग्रे मैटर मिलेगा और बाहर की तरफ व्हाइट मैटर मिलेगा। मेरुरज्जु जैसे स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर क्या होगा, जस्ट अपोजिट मिलता है मस्तिष्क का। इसके अंदर की तरफ तो ग्रे मैटर मिलेगा, यहाँ पर तो मिलेगा ग्रे मैटर और यहाँ साइड में, यहाँ वाले भागों में, यहाँ पर इसमें कौन सा मैटर पाया जाता है, व्हाइट मैटर। ब्रेन में जस्ट अपोजिट होता है। ब्रेन में या मस्तिष्क में बाहर की ओर धूसर द्रव्य पाया जाता है और अंदर की ओर श्वेत द्रव्य मिलेगा। तो दोनों की एक पोजीशन के अंदर डिफरेंस पाया जाता है। दोनों में मिलेंगे दोनों प्रकार के द्रव्य, धूसर द्रव्य और श्वेत द्रव्य। ब्रेन में धूसर द्रव्य बाहरी भाग में और श्वेत द्रव्य आंतरिक भाग में मिलेगा। मेरुरज्जु में श्वेत द्रव्य बाहरी भाग में और धूसर द्रव्य अंदर वाले भाग के अंदर मिलता है। अब होते क्या है ये धूसर द्रव्य और श्वेत द्रव्य, उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। धूसर द्रव्य जो होते हैं, हमने एक नर्व्स की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर।
तो दूसर द्रव्य जो है विभिन्न प्रकार के न्यूरॉन के मिलने से बनते हैं। जैसे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, इस तरह एक साइटॉन होता है, ये वाला भाग है साइटॉन न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में, और ये वाला भाग होता है एक्सॉन। इसको कोशिका काय बोला जाता है, और इसको अक्ष बोला जाता है, एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष के नाम से इसे जाना जाता है। तो ग्रे मैटर के अंदर तो कौन सा भाग प्रेजेंट होगा न्यूरॉन का? साइटॉन। ग्रे मैटर में साइटॉन उपस्थित होता है तंत्रिका कोशिका का, जबकि व्हाइट मैटर के अंदर तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन भाग पाया जाता है। और कारण धूसर और सफेद, जो एक्सॉन वाला भाग है उसमें हमने पढ़ा था स्वान कोशिकाएं पाई जा रही हैं जो माइलिन आवरण बनाती है। उस माइलिन आवरण के कारण एक्सॉन जो है वो सफेद कलर के होते हैं, इसलिए यह द्रव्य श्वेत द्रव्य होगा, सफेद कलर का होगा, क्योंकि श्वेत द्रव्य के अंदर एक्सॉन पाए जा रहे हैं। इन एक्सॉन की उपस्थिति के कारण इसका रंग व्हाइट होता है। जबकि साइटॉन वाला जो भाग है न्यूरॉन में, कोशिका काय वाला जो भाग है, उसमें माइलिन आवरण नहीं मिलता है, इसलिए वह धूसर कलर का दिखता है। तो धूसर द्रव्य श्वेत द्रव्य दोनों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मिलेंगे। अंतर इनकी पोजीशन का होता है। धूसर द्रव्य का निर्माण जो तंत्रिका कोशिका उसके साइटॉन से होगा, श्वेत द्रव्य का निर्माण एक्सॉन से होगा। बहुत सारे साइटॉन मिले रहते हैं उसको धूसर द्रव्य बोलेंगे, जहां पर बहुत सारे एक्सॉन मिले होते हैं उसे हम श्वेत द्रव्य या व्हाइट मैटर के नाम से जानते हैं। और ये एक तरह से जो है ब्रेन और डिफरेंट पार्ट्स जो बॉडी है उनके बीच मैसेजेस के कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। तो ये ब्रेन और मेरु रज्जु के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाया जाने वाला डिफरेंस है। तो इसको भी हमें याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि कुछ क्रियाएं हैं जिनका कमांड ये ब्रेन से नहीं लेगा, खुद ही कंप्लीट कर देगा। जैसे इसका एग्जांपल है प्रतिवर्ती क्रिया। इसके अलावा ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण में सहायक है। मेरु रज्जु में अंदर की ओर धूसर द्रव्य पाया जाता है और बाहर की ओर श्वेत द्रव्य पाया जाता है। धूसर द्रव्य का निर्माण साइटॉन भाग से होता है तंत्रिका कोशिका के, जबकि श्वेत द्रव्य का निर्माण तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन भाग से होता है। इन सब स्ट्रक्चर्स के बारे में प्रमुख जो प्रॉपर्टीज है उनका हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जब स्पाइनल कॉर्ड, जब किसी जैसे बच्चा हुआ उसकी ग्रोथ हो रही है, तो स्पाइनल कॉर्ड की जो ग्रोथ है पहले 4 से 5 सालों में होती है। यानी बच्चे का जब ग्रोथ हो रहा है तो 4 से 5 साल तक मेरु रज्जु की वृद्धि होती है। यानी बच्चा उत्पन्न हुआ उसके बाद उसमें 4 से 5 साल तक जब होगा, 4 से 5 साल तक की आयु का जब वो होगा तो उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु की वृद्धि होगी। और इस वृद्धि के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड लगभग 16 से 20 इंच लंबा हो जाता है। 16 से 20 इंच लंबाई को प्राप्त करता है, या 16 से 20 इंच ये लंबा स्पाइनल कॉर्ड हो जाता है। लेकिन 5 साल के बाद स्पाइनल कॉर्ड की ग्रोथ रुक जाती है। 4 से 5 साल के बाद जो स्पाइनल कॉर्ड है या मेरु रज्जु है उसके अंदर वृद्धि नहीं पाई जाती है। इसके अंदर कोई भी वृद्धि नहीं होगी, ग्रोथ उसके अंदर नहीं होगी। और इस समय तक जितनी स्पाइनल कॉर्ड की वृद्धि हुई है वही उस अवस्था तक जो 16 से 20 इंच स्पाइनल कॉर्ड की वृद्धि हुई है उतनी ही लंबाई इस स्पाइनल कॉर्ड की पाई जाएगी। इसके बाद क्या होता है, इस जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी वृद्धि तो एक पोजीशन पर जाकर रुक गई। जैसे लंबर वाला जो भाग है इसमें इस पोजीशन पर जाकर स्पाइनल कॉर्ड की ग्रोथ रुक जाती है L2 और L3 के बीच में। इसके बाद इसमें से बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम बढ़ता है, कशेरुक दंड की वृद्धि होती रहेगी। तो स्पाइनल कॉर्ड जो बचा हुआ भाग है उसकी वृद्धि करने के लिए या नीचे के हिस्से में
रेशों के समान विभाजित होता है। जैसे इस भाग के बाद इसके अंदर से इस प्रकार के रेशे निकल जाते हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड की ग्रोथ रुक चुकी है, लेकिन आगे जो कंट्रोल करना है बॉडी के विभिन्न भागों को, तो उसके लिए स्पाइनल कॉर्ड के इस पॉइंट से बहुत सारी ब्रांचेज या रेशे निकलते हैं जो हमारे पैर वाले भाग में जाते हैं, और पैर वाला जो भाग है उसको कंट्रोल करने का ये कार्य करते हैं। तो सिंपल सा इसके अंदर ये याद रखना है कि जो स्पाइनल कॉर्ड की ग्रोथ है वह लगभग 5 साल तक की आयु तक संपन्न होती है, और ये इस ग्रोथ के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड 16 से 20 इंच लंबा हो जाता है। 16 से 20 इंच लंबाई को प्राप्त करेगा और 5 साल के बाद इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसके बाद इसमें से कुछ नर्व्स निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, जिनके बारे में अभी हम आगे स्टडी करेंगे। तो 4 से 5 साल तक आयु में मेरुरज्जु की वृद्धि होगी और 16 से 20 इंच लंबाई को ये प्राप्त करता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके अंदर दर्द के लिए मेमोरी पाई जाती है, यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो पेन है उसके लिए मेमोरी पाई जाएगी। इसका मीनिंग क्या है, जैसे हमारे घुटने के या अंगूठे वाले भाग के अंदर चोट लग गई, तो चोट लगने के बाद क्या होगा, उसमें दर्द होना स्टार्ट होगा, तो उस मैसेज को ये ब्रेन तक पहुंचाएगा, और जब वह चोट ठीक हो जाती है उसके बाद भी यह स्पाइनल कॉर्ड दर्द के मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है। यानी दर्द नहीं हो रहा है फिर भी वो दर्द के मैसेज को पहुंचाता है, जिससे कि जो हमारा अंगूठा वाला हिस्सा है वह सेंसिटिव रहे, हम उसकी अच्छी तरह से देखभाल कर सकें। तो दर्द के लिए इसके अंदर मेमोरी है, जब तक दर्द हो रहा है तब तक तो ये मैसेज को पहुंचाएगा, उसके बाद भी दर्द नहीं होने पर भी यह ब्रेन तक दर्द के मैसेज को पहुंचाता है, जिससे कि जिस भी भाग में चोट लगी है वह सेंसिटिव बना रहे, उसको इसके लिए ज़्यादा प्रिकॉशन या सावधानी का उपयोग किया जा सके। तो इसलिए बोला जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दर्द के लिए मेमोरी पाई जाती है। एक बार किसी भाग में चोट लगी, दर्द होगा, तब तक ये मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाएगा, उसके अंदर दर्द बंद हो जाता है फिर भी यह उस दर्द के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाता रहता है, जिससे कि जो भाग चोटग्रस्त भाग है वह सेंसिटिव रहे और उसकी ज़्यादा प्रिकॉशन की जा सके, उसकी ज़्यादा देखभाल को किया जा सके। इसलिए यह दर्द के मैसेज को पहुंचाता है, दर्द की जो मेमोरी है उसके संदेशों को ब्रेन तक पहुंचाने का यह कार्य करता है। और ये जो कार्य है दर्द के जो चोट के सही हो जाने पर भी कुछ समय तक जो दर्द का फील हमें होता है वो एक विशेष प्रकार के मॉलिक्यूल के द्वारा होता है। उस मॉलिक्यूल को बोला जाता है पीकेएम जीटा। पीकेएम जीटा एक मॉलिक्यूल या अणु है जो इसके अंदर पाया जा रहा है। यह मॉलिक्यूल या अणु दर्द की मेमोरी को ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये जो दर्द है चोट सही होने पर भी कुछ समय तक जो दर्द रहेगा उसके लिए जो मॉलिक्यूल जिम्मेदार है, जिस मॉलिक्यूल के द्वारा ये कार्य किया जाता है, उस मॉलिक्यूल का नाम पीकेएम जीटा है। पीकेएम जीटा इसे हम प्रिकर्सर बोल सकते हैं मेमोरी का। जो मॉलिक्यूल इस प्रकार का है जो दर्द के मैसेज को चोट के सही होने के बाद भी ब्रेन वाले भाग तक पहुंचाता है। जो स्पाइनल कॉर्ड है इस पीकेएम जीटा के लिए मोर सेंसिटिव रहता है। इस पीकेएम जीटा मॉलिक्यूल के लिए मोर सेंसिटिव है, इसलिए वो उस दर्द की मेमोरी को बनाए रखता है, उस भाग को सेंसिटिव बनाए रखता है, जिससे कि कुछ समय तक उस भाग की देखभाल की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर यदि कोई डैमेज होता है तो उसके कारण पैरालाइसिस हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी प्रकार का यदि डैमेज हुआ, कोई भी नुकसान हुआ, तो उसके कारण पैरालाइसिस, या हम बोल सकते हैं हिंदी में इसे लकवा हो सकता है। पैरालाइसिस या लकवा उत्पन्न हो सकता है। अब इसका सीधा सा रीजन है, जो जैसे हाथ है, पैर है, इसमें लकवा हुआ, बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई तो बॉडी से मैसेज जो है, हाथ से मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, हाथ सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा तो पैरालाइसिस हो जाएगा।
पैर वाले भाग है, स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी, स्पाइनल कॉर्ड मैसेज को ब्रेन तक नहीं पहुंचा पा रहा है, तो उस भाग के अंदर लकवा हो जाता है। और स्पाइनल कॉर्ड में जब ज़्यादा इंजरी हो जाती है, ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो वो क्या है, पैरालिसिस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वैसे सामान्य रूप से स्पाइनल कॉर्ड पैर से, हाथ से मैसेजेस को पहुंचा रहा है, जिससे हम पैर या हाथ का मूवमेंट कर पा रहे हैं। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई, पैर से, हाथ से मैसेजेस नहीं पहुंचेंगे, और उसका परिणाम ये होगा, स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगने पर या नुकसान होने पर व्यक्ति में पैरालिसिस या लकवा उत्पन्न हो जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी कि मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, किस प्रकार से यह विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करता है, कैसे इसके द्वारा विभिन्न प्रोसेसेस को कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद हम स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती है, उन्हें बोला जाता है स्पाइनल नर्व्स। तो अब स्पाइनल नर्व्स की हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी तंत्रिकाएं इसके अंदर पाई जा रही है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है स्पाइनल कॉर्ड में, वो है स्पाइनल नर्व्स, या इन्हें हम मेरु तंत्रिकाएं भी बोल सकते हैं। स्पाइनल नर्व्स, या इन्हें बोला जाता है मेरु तंत्रिकाएं। मेरुरज्जु तंत्रिकाएं भी इन्हें बोला जा सकता है। पहले पढ़ चुके हैं हम थोड़ी सी इसकी स्टडी की। सबसे पहले तो इनकी जो नंबर है स्पाइनल नर्व की, वो कितनी जोड़ी पाई जाती है, 31 जोड़ी। मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिकाएं कहलाती है। जैसे मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को बोला जाता है मस्तिष्क तंत्रिकाएं या क्रेनियल नर्व, और मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं हैं उनकी संख्या होती है 12 जोड़ी। उसी तरह से मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्व्स कहलाएगी, और इनकी संख्या 31 जोड़ी पाई जाती है। मीडियम साइज की नर्व होती है, ये जो नर्व है मध्यम आकार की नर्व है। जो स्पाइनल नर्व्स है इनका आकार मिड साइज का होता है, मीडियम साइज का होता है। स्पाइनल कॉर्ड को स्मॉल नर्व से जोड़ने में सहायक होती है। कार्य क्या है इनका, जो मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु को छोटी तंत्रिकाओं से जोड़ना, मेरुरज्जु को छोटी तंत्रिकाओं से जोड़ने में सहायक होती है। ये काम इनके द्वारा किया जाएगा। जो मेरुरज्जु है स्पाइनल कॉर्ड बीच में, इसको विभिन्न प्रकार की छोटी तंत्रिकाओं से जोड़ने का ये कार्य करती है। छोटी तंत्रिकाएं क्या है, ऐसी तंत्रिकाएं जो हमारी बॉडी के विभिन्न भागों में उपस्थित है। जैसे हम एक रफली डायग्राम बनाए, ये जैसे मेरुरज्जु है, इससे मेन नर्व्स निकली, इसके बाद इसमें से ब्रांचेज निकली, बॉडी के विभिन्न भाग के अंदर गई, इसमें से ब्रांचेज निकली, बॉडी के विभिन्न भाग के अंदर गई। तो ये वाली जो तंत्रिकाएं हैं ये छोटी तंत्रिकाएं हैं। ये जो तंत्रिका हमें दिखाई दे रही है, इस तंत्रिका को बोला जाएगा मेरु तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिका। तो मध्यम आकार की है मेरु तंत्रिका, मेरुरज्जु को जो छोटी तंत्रिकाएं पाई जा रही है उनसे जोड़ने का काम करती है। बॉडी से जो मैसेजेस को लाती है उन तंत्रिकाओं को, या परिधीय तंत्रिका तंत्र की जो तंत्रिकाएं हैं, छोटी तंत्रिकाएं जो है, उनको ये मेरु तंत्रिकाएं, ये वाली जो मेरु तंत्रिकाएं हैं, ये मेरु तंत्रिकाएं इन छोटी तंत्रिकाओं को स्पाइनल कॉर्ड से या मेरुरज्जु से जोड़ने में सहायक होती है। 31 जोड़ी ये तंत्रिकाएं पाई जा रही है। विभिन्न भाग जो है इसके, अब स्टार्टिंग से हम इसके अंदर बात करें मेरु तंत्रिकाओं के अंदर, सर्विकल वाला भाग, ग्रीवा वाले भाग के अंदर 8 जोड़ी मिलेगी। जो गर्दन वाला भाग है उसमें 8 जोड़ी मिलेगी। इन 8 जोड़ी तंत्रिकाओं में से C1 और C3 गर्दन वाले भाग में जाती है। सर्विकल है इसलिए C से इसको रिप्रेजेंट किया है। C4 डायफ्राम वाले भाग में जाएगी। C5 शोल्डर कंधे वाले भाग में जाती है। C6 रिस्ट वाले भाग के अंदर आती है। C7 ट्राइसेप्स वाले भाग के अंदर जाती है। C7 और C8 फिंगर्स या उंगलियों तक जाती है। यानी ये जो मेरुरज्जु है इससे निकली ये तंत्रिकाएं, ग्रीवा तंत्रिकाएं, कितनी जोड़ी है, 8 जोड़ी। 1 2 3
4, 5, 6, 7 और ये 8। ये 8 जोड़ी तंत्रिकाएं ग्रीवा भाग में उपस्थित है। इनमें से ये C1, इनको हम रिप्रेजेंट करें जैसे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 और C8। तो C1 और C1, C2, C3 नेक वाले भाग में या गर्दन वाले भाग के अंदर जाएगी। C4 जो तंत्रिका है ये वाली, ये डायफ्राम वाले भाग तक जाती है। C5 जो तंत्रिका है शोल्डर या कंधे वाले भाग में जाएगी। C6 जो तंत्रिका है रिस्ट वाले भाग में, कलाई वाले भाग में। C7 ट्राइसेप्स जो भाग है हमारा यहाँ भुजा का, इसमें। C7 और C8 फिंगर वाले भाग तक जाती है। तो 8 जोड़ी तंत्रिकाएं ग्रीवा वाले भाग में मिलेगी, जिन्हें ग्रीवा मेरु तंत्रिकाएं या सर्विकल तंत्रिकाओं नर्व्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके बाद बक्ष वाले भाग में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं। इन 12 जोड़ी में से T1 हैंड हाथ वाले भाग में आती है। T2 से T12 ट्रंक पूरा जो धड़ वाला हिस्सा है उसके विभिन्न भागों के अंदर ये जाएगी। T7 से L1 एब्डोमिनल वाले भाग में, अंदर जो हमारा एब्डोमन है उस वाले भाग में जाती है। T11 और L2 इजेकुलेशन में सहायक होती है। ये इंपॉर्टेंट नर्व्स है दोनों। T11 और L2 जो है, T11 ये थोरेसिक वाली है, L2 कटी या लंबर वाली तंत्रिका है। ये इजेकुलेशन की क्रिया में सहायक होती है। इजेकुलेशन की क्रिया बोला जाता है वीर्य स्खलन। जनन क्रिया के समय जब वीर्य स्खलन किया जाता है तो उसमें T11 और L2 जो नर्व्स है वो सहायता करती है। कटी वाले भाग में 5 जोड़ी मिल रही है लंबर रीजन में। L2 हिप्स वाले भाग तक जाती है। L3 क्वाड्रिसेप्स वाले भाग तक जो है अस्थियां पाई जा रही है श्रोणि मेखला में, वहां तक जाएगी। L4 L5 घुटने वाले भाग तक जाती है। L4 और S1 है सैक्रल, पैर में जाएगी। फिर त्रिकिया सैक्रल 5 जोड़ी है। इनमें से S2 पेनाइल इरेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी एक इम्पोर्टेंट नर्व है S2। पेनाइल इरेक्शन का मतलब होता है जब मेल और फीमेल के बीच रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है तो नर के शिश्न भाग का उत्तेजित होना, उसे बोला जाता है पेनाइल इरेक्शन। तो उसको संपन्न कराने का कार्य S2 नर्व करेगी। S2 और S3 बॉवेल और ब्लेडर जो हमारा मूत्राशय है उस तक जाने का ये काम करती है। तो टोटल हमें याद ही रखना 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जा रही है, जिनमें से 8 जोड़ी ग्रीवा वाले भाग में, 12 जोड़ी बक्ष वाले भाग में, 5 जोड़ी कटी वाले भाग में कमर, 5 जोड़ी त्रिक वाले भाग में कमर से नीचे और 1 जोड़ी अनुत्रिक वाले भाग के अंदर पाई जाती है। और डिफरेंट की जो नर्व्स है, डिफरेंट जो तंत्रिकाएं हैं उनके द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्यों को संपन्न किया जाता है। अलग अलग भाग में जाएंगी और अलग अलग कार्यों को इनके द्वारा संपन्न किया जाएगा। इसके बाद जो हर तंत्रिका है, हर मेरु तंत्रिका में से 2 ब्रांच निकलती है। जैसे हमने देखा ये स्पाइनल कॉर्ड है, अब इसमें से मेरु तंत्रिका में से एक ब्रांच इधर निकलेगी, एक ब्रांच इधर निकलेगी। अभी बनाया भी था हमने, एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच इधर। तो हर नर्व में से 2 शॉर्ट ब्रांच निकलती है। इन शॉर्ट ब्रांच को हम रूट कहते हैं, नर्व रूट के नाम से इन्हें जाना जाता है। जो शॉर्ट ब्रांच इनमें से निकलेगी एक तंत्रिका में से, उसको नर्व रूट के नाम से या रूट्स के नाम से जाना जाता है। अब इनमें से एक रूट तो होती है मोटर रूट, चालक, और दूसरी जो ब्रांच है सेंसरी रूट या संवेदी रूट के नाम से उसे जाना जाता है। यानी जो 2 ब्रांच निकली है, इन ब्रांच में से एक मोटर रूट होगी और दूसरी वाली जो ब्रांच निकली है उसे सेंसरी रूट के नाम से जाना जाता है। एक नर्व या एक तंत्रिका में से 2 शाखाएं निकलती है, 2 में से एक शाखा मोटर रूट या चालक रूट कहलाती है और दूसरी शाखा सेंसरी रूट या संवेदी रूट के नाम से जानी जाती है। काम क्या है? मोटर न्यूरॉन के बारे में हमने पढ़ा है, उसी तरह का काम इनका ये है। मोटर जो रूट है वह ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से कमांड्स को लेती है, निर्देश को लेती है
और बॉडी के भागों तक पहुंचाती है। यानी मोटर रूट का कार्य है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है, उन्होंने जो कमांड दिए हैं या जो निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों को शरीर में पहुंचाना, शरीर के विभिन्न भागों में। और शरीर में भी किसके अंदर पहुंचाया जाता है? शरीर में भी इनके द्वारा पेशियों में पहुंचाने का कार्य करेंगे। मसल्स या पेशियां जो होती है, वहां तक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के निर्देशों को पहुंचाने का काम मोटर रूट के द्वारा किया जाता है। यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने जो भी निर्देश दिए हैं, उनको शरीर की पेशियों तक पहुंचाने का काम चालक रूट या चालक तंत्रिकाएं जो होती है उनके द्वारा किया जाता है। सेंसरी रूट जो है वो सूचनाओं को शरीर के विभिन्न भागों से ब्रेन तक लाती है। इनका काम है जो भी सूचना है, उन सूचनाओं को शरीर के विभिन्न भागों से कहां तक लेकर आना? मस्तिष्क तक लाना। इसलिए दो प्रकार की यहाँ तंत्रिकाएं पाई जा रही है, एक चालक तंत्रिका और दूसरी संवेदी तंत्रिका। चालक का काम है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है, उसने जो भी कमांड दिए हैं, उन कमांडों को शरीर में उपस्थित कोई भी जो भाग है उसकी मसल्स या पेशी तक पहुंचाना। जबकि सेंसरी जो रूट है या संवेदी जो तंत्रिका है, उसका कार्य होता है जो भी सूचना शरीर से जो प्राप्त सूचनाएं जो प्राप्त हो रही है, उनको मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम इन संवेदी तंत्रिकाओं या सेंसरी रूट के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। तो ये तंत्रिकाओं के बारे में 31 जोड़ी मिलेगी। मध्यम आकार की है, मेरुरज्जु को छोटी तंत्रिकाओं से जोड़ती है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तंत्रिकाओं से अटैच करती है। एक में दो भाग होते हैं, एक मोटर रूट कहलाता है, दूसरा संवेदी रूट के नाम से एक मोटर तंत्रिका चालक तंत्रिका कही जाती है, दूसरी को फिर संवेदी तंत्रिका बोला जाता है। और दोनों के कार्य एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम इनके द्वारा संपन्न किए जाएंगे। अब अभी हमने पहले पढ़ा था कि 4 से 5 साल की जो आयु है, वहां तक ही मेरुरज्जु का डेवलपमेंट होता है, मेरुरज्जु का विकास होगा, और 5 साल के बाद मेरुरज्जु का जो डेवलपमेंट या विकास है वो समाप्त हो जाता है, मेरुरज्जु की लंबाई बढ़ना रुक जाती है। तो उससे रिलेटेड एक टॉपिक है या एक डेफिनेशन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक स्ट्रक्चर या संरचना होती है जिसे बोला जाता है कॉर्डा एक्विना, CAUDA, कॉर्डा एक्विना। होती क्या है ये स्ट्रक्चर? जैसे ये मेरुरज्जु वाला भाग था हमारा, ये मेरुरज्जु है, 4 से 5 साल तक इसका डेवलपमेंट हुआ और ये यहाँ पर आकर क्या हो गया? समाप्त हो गया। स्पाइन में नीचे जाकर ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब यहाँ तक शरीर में पूरे भाग तक ये पहुंची नहीं है, तो नीचे जो है शरीर के विभिन्न भागों को मैसेजेस पहुंचाने के लिए एक नर्व्स का बंडल यहाँ से निकलता है। इस तरह से एक नर्व्स का बंडल इसमें से निकलेगा, और ये जो नर्व्स का बंडल दिखाई दे रहा है, इस नर्व्स के बंडल को ही हम कॉर्डा एक्विना कहते हैं। घोड़े की पूंछ के समान ये दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रही है किसके समान दिखती है? घोड़े की पूंछ के समान। और ग्रीक शब्द है कॉर्डा एक्विना, इसका मीनिंग भी यही होता है, घोड़े की पूंछ। ये जो बंडल जो दिखाई दे रहा है, ये बंडल ही कॉर्डा एक्विना कहलाता है। और इस कॉर्डा एक्विना की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि 4 से 5 साल की आयु के बाद मेरुरज्जु का डेवलपमेंट नहीं होगा, लेग भाग तक यदि मैसेजेस को पहुंचाना है तो नर्व्स की जरूरत है। तो इसका जो एंड पॉइंट है स्पाइनल कॉर्ड का, जहाँ इसकी वृद्धि रुकी है, वहां से तंत्रिकाओं का एक गुच्छा निकलता है जो घोड़े की पूंछ के समान दिखाई देता है। इस गुच्छे को ही कॉर्डा एक्विना बोला जाता है। और ये जो कॉर्डा एक्विना है, ये नर्व इम्पल्स को पैरों तक ले जाने का काम करता है। लेग्स वाले जो भाग है वहां तक नर्व इम्पल्स को ले जाता है। पैरों में जो भी तंत्रिकीय संदेश है उनको ले जाने का कार्य इस कॉर्डा एक्विना स्ट्रक्चर के द्वारा किया जाता है। तो कॉर्डा एक्विना बिल्कुल सिंपल, ये याद रखना है, 4 से 5 साल
की आयु होने पर मेरुरज्जु का डेवलपमेंट रुक गया। इसके बाद जो इसका एंड पॉइंट है वहां से एक बंडल निकलता है नर्व्स का, जो नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर गमन करेगा। और ये जो बंडल है घोड़े की पूंछ के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे कॉडा इक्विना के नाम से जाना जाता है। और कॉडा इक्विना नर्व इम्पल्स को पैर वाले भाग में या लेग वाले भाग में ले जाने का कार्य करता है। नर्व वाले भाग तक इनके द्वारा इसको ले जाया जाता है। इसके बाद इसी से संबंधित एक वर्ड है मेरुरज्जु से रिलेटेड, कंप्रेशन, COMPRESSION। अब कंप्रेशन जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? सिंपल भाषा में हम बोले तो कंप्रेशन वर्ड का मतलब होता है दबना, प्रेस या क्रश होना, प्रेस या क्रश या दब जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। यानी कोई भी वस्तु है दब जाती है, प्रेस हो जाती है, क्रश हो जाती है, तो उसे कंप्रेशन के नाम से जाना जाता है। और स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि स्पाइनल कॉर्ड के किसी भाग का दब जाना कंप्रेशन है। इसी में हम जोड़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, तो स्पाइनल कॉर्ड के किसी भाग का दब जाना, उस क्रिया को बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। यानी स्पाइनल कॉर्ड का कोई भी भाग किसी भी कारण से यदि दब जाता है तो उस दबने की प्रोसेस को या दबने की प्रक्रिया को स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन के नाम से जाना जाता है। स्पाइनल कॉर्ड का दब जाना, किसी भाग का दब जाना स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन कहलाता है। और जो भाग दबेगा वो सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा। स्पाइनल कॉर्ड में जिस भाग में भी कंप्रेशन होगा, जो भाग दब जाएगा उसके द्वारा सही प्रकार से कार्य को संपन्न नहीं किया जाएगा। अब यदि ये कंप्रेशन जो है स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन लंबे समय तक रहता है, लंबे समय तक ये भाग जो है स्पाइनल कॉर्ड का यह दबा हुआ रह जाता है, तो इसके कारण स्पाइनल कॉर्ड परमानेंट या स्थायी रूप से डैमेज हो जाती है। कुछ समय तक दबेगा तो वो संदेश नहीं जाएंगे, बस इतना फर्क पड़ेगा। लेकिन लंबे समय तक यह भाग यदि दबा रहेगा तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाएगी और जो नर्व सिग्नल्स है उनको यह डैमेज वाला भाग या कंप्रेशन वाला भाग जो है वो प्रभावित करता है। यानी जो नर्व के इम्पल्स है, मैसेज जो बॉडी से ब्रेन तक पहुंच रहे हैं, ब्रेन से बॉडी के विभिन्न भागों तक आ रहे हैं, उन नर्व इम्पल्स को यह प्रभावित करेगा। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन नर्व इम्पल्स की क्रिया को प्रभावित करता है। अब इसमें हमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं स्पाइनल कॉर्ड का यदि कंप्रेशन होगा? पहला सिम्टम्स दिखाई देता है बैक पेन, पीठ वाला जो भाग है उसके अंदर दर्द होगा। पहला सिम्टम जो इसके अंदर हमें दिखाई देगा बैक पेन, पीठ के पिछले हिस्से के अंदर दर्द होना, लगातार दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा दिखाई देता है नंबनेस, दूसरा जो कैरेक्टर दिखाई देगा नंबनेस। नंबनेस का मतलब होता है अंगुलियों का कार्य करना बंद कर देना। इसमें हम फिंगर्स में कुछ वस्तु को ढंग से नहीं पकड़ पाएंगे, उस प्रोसेस को बोला जाता है नंबनेस। मसल वीकनेस, तीसरा जो कैरेक्टर हमको दिखाई देगा पेशी के अंदर कमजोरी आना या मसल वीकनेस के नाम से इसे जाना जाता है। पेशियां कमजोर हो जाती है, मसल्स कमजोर हो जाएंगी। चौथा इसके अंदर कैरेक्टर हमें दिखाई देता है जो यूरिन जो है, मूत्र का जो निष्कासन है उसका कंट्रोल नहीं हो पाना। फोर्थ कैरेक्टर दिखाई देगा यूरिन पर नियंत्रण ना होना, यानी जो मूत्र को निकालने की क्रिया है जिसे यूरिनेशन कहा जाता है, उस यूरिनेशन क्रिया पर कंट्रोल नहीं रहता है। जब स्पाइनल कॉर्ड के किसी भाग में कंप्रेशन हो जाता है, यूरिन के जो निकालने की प्रोसेस है उस पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और कभी कभी ये जो लक्षण है शरीर के केवल एक हिस्से में दिखाई देंगे, यानी एक पार्ट के अंदर ये दिखाई देंगे, दूसरे पार्ट में दिखाई नहीं देंगे। जैसे उंगलियां, इस हाथ की उंगलियां काम करेगी, इस हाथ की उंगलियां काम नहीं करेंगी।
तो ये लक्षण पूरे शरीर में भी दिखाई दे सकते हैं और बॉडी के एक पार्ट में भी ये दिखाई दे सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। लंबे समय तक दबा रहेगा, इस साइड डैमेज होगा, इस साइड डैमेज के कारण ये कैरेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं। बैक पेन, पीठ में दर्द होना, नमनेस, उंगलियों का काम नहीं करना, पेशियों का कमजोर हो जाना, यूरिनेशन की क्रिया पर कंट्रोल नहीं होना, बॉवल मूवमेंट जो है मल त्याग की जो क्रिया है उस पर नियंत्रण नहीं होना, ये सारे कैरेक्टर स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन के कारण दिखाई देते हैं। और डॉक्टर्स इसके टेस्ट के लिए जो तकनीक काम में लेते हैं वो है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इस तकनीक के द्वारा, इस विधि के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन का पता लगाया जाता है। इसकी जांच करने के लिए एमआरआई विधि का, एमआरआई टेस्ट का या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो क्रिया है उसका पता इस विधि के द्वारा या इस तकनीक के द्वारा लगाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन का पता लगाने के लिए एमआरआई या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है और प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। उन स्ट्रक्चर के बारे में, उन संरचनाओं के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक का एक बार आप अच्छे से रिवाइज कीजिए जिससे कि प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती जो चाप है वो हमें आसानी से समझ में आ सके। थैंक यू।